एक कल्पना कीजिए, वोटिंग का दिन है, आप पोलिंग बूथ पहुंचते हैं और आपको पता चलता है आपका नाम लिस्ट में ही नहीं है। या शायद इससे भी ज्यादा अजीब कि आपका वोट तो कोई और सुबह ही डाल गया। उस एक पल में कैसा महसूस होगा? गुस्सा, बेबसी या ये एहसास कि आपका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार किसी ने छीन लिया? और यही एहसास आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है। ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये देश के कई हिस्सों में हजारों लोगों की हकीकत बन चुका है। बिल्कुल। आज हम भारत में वोट चोरी और होस्ट वोटर्स के इन गंभीर आरोपों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। क्या ये वाकई एक सच्चाई है या सिर्फ एक राजनीतिक अफवाह? हम विपक्ष के दावों को देखेंगे, चुनाव आयोग का पक्ष समझेंगे और कुछ राज्यों से जो हैरान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो इस पड़ताल का मिशन साफ है, तथ्यों और दावों की परतें खोलना, ताकि ये समझ सकें कि इस पूरे शोर में सच्चाई कितनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे मामले में जो सबसे ऊंची आवाज उठी वो हरियाणा से आई। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा दावा किया। हाँ, उन्होंने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। 25 लाख? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनावी संदर्भ में देखें तो 25 लाख वोट कई विधानसभा सीटों पर हार जीत का पूरा फैसला पलट सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये चुनावी गणित को बदलने की ताकत रखता है। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, इसकी गूंज जमीन पर भी सुनाई दे रही थी। हाँ, कई गाँवों से खबरें आई कि लोग जब वोट डालने पहुंचे तो उन्हें बस कह दिया गया कि आपका नाम लिस्ट से कट चुका है। और उनके पास कोई जवाब नहीं था। नाम क्यों कटा, किसने काटा, कोई सूचना क्यों नहीं दी गई, कुछ नहीं। सोचिए जरा, बात सिर्फ नाम कटने तक ही नहीं रुकी। कुछ मामले तो और भी अजीब थे। एक स्रोत में जिक्र है कि एक व्यक्ति शिकायत कर रहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो की तरफ देखें तो वहाँ भी चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में एक स्पेशल रिवीजन हुआ। एक मिनट, स्पेशल रिवीजन को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना? नाम जोड़े और हटाए जाते हैं। हाँ, है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर, पर इस बार जो हुआ उसमें पारदर्शिता की कमी थी। शिकायतों का एक पैटर्न था। कैसा पैटर्न? लोगों का कहना था कि उन्हें बिना किसी नोटिस के लिस्ट से हटा दिया गया। हमारे स्रोत में एक बुजुर्ग महिला का किस्सा है। वो कहती हैं, मैं 40 साल से इसी पते पर वोट डाल रही हूँ, इस बार मेरा नाम ही गायब था। 40 साल से? और वो अकेली नहीं थी, हजारों लोगों की यही कहानी थी। एक दो नाम कटे तो गलती हो सकती है, पर जब हजारों नाम एक खास पैटर्न में गायब हो तो सवाल तो उठेंगे ना। और फिर हम उस सबूत पर आते हैं जिसने इस बहस को सबसे ज्यादा हवा दी। ब्राजीलियन मॉडल वाला मामला। हाँ, मतेश फेरेरा। एक ही तस्वीर का इस्तेमाल भारत के अलग अलग राज्यों में 16 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड पर। ये बिंदु इस पूरी बहस को एक नए ही लेवल पे ले जाता है। सोचिए, एक चेहरा, 16 अलग अलग पहचान, अलग अलग नाम, अलग अलग पते। ये कोई क्लेरिकल एरर तो नहीं लगता? नहीं, ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है। कमी? या कुछ लोग तो इसे साजिश कह रहे हैं। देखिए, साजिश है या नहीं ये साबित करना मुश्किल है, पर ये एक प्रोसीजरल फेलियर तो जरूर है। मतलब? इसका मतलब साफ है कि हमारा जो वोटर रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस है उसमें या तो फेशियल रिकॉग्निशन जैसा कोई सिस्टम नहीं है, या अगर है तो वो पूरी तरह से फेल है। तो ये मामला अब राजनीतिक आरोप से बढ़कर तकनीकी लापरवाही का बन गया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिस्टम में ऐसे छेद हैं जिनका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो विपक्ष के आरोप तो बहुत सीधे और गंभीर हैं। लोकतंत्र की चोरी, एक सिस्टमैटिक पैटर्न। लेकिन चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और चुनाव आयोग का रुख बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सख्त रहा है। सख्त कैसे? उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है, सबूत लाइए वरना आरोप वापस लीजिए। सबूत लाइए। हाँ। उनका तर्क ये है कि राजनीतिक मंचों पर बयान देना आसान है, लेकिन आज तक उन्हें कोई आधिकारिक मतलब साइंड कंप्लेंट या कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है। एक मिनट, लेकिन ये मैथ्यूस फेरेरा वाला मामला या वो हजारों लोग जिनका नाम लिस्ट से गायब हैं, ये सबूत नहीं है? चुनाव आयोग के नजरिए से ये अलग अलग स्थानीय स्तर की गड़बड़ियां हो सकती हैं, जब तक कोई ये साबित न कर दे कि ये एक संगठित देशव्यापी धांधली है, तब तक वो इसे राष्ट्रव्यापी धांधली नहीं मानेंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमें केस टू केस आधार पर ठोस शिकायतें चाहिए जिनकी हम जांच कर सके। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये तो एक तरह का डेडलॉक है। एक पक्ष कह रहा है देखो हर जगह धुआं उठ रहा है, और दूसरा कह रहा है जब तक आग नहीं दिखाओगे हम नहीं मानेंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
और इस पक्ष को और मजबूती मिलती है कुछ पूर्व चुनाव आयुक्तों के बयानों से। अच्छा, उनका क्या कहना है? उनका मानना है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया बहुत मजबूत है। इसमें कई स्तरों पर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बूथ लेवल एजेंट से लेकर ऑब्जर्वर तक। वो कहते हैं कि ऐसे आरोप हर चुनाव में हारने वाली पार्टी लगाती है, ये कोई नई बात नहीं है। ये भी एक पक्ष है, लेकिन फिर हम उन लोगों की शिकायतों का क्या करें जिनका नाम सच में गायब हुआ है? क्या उनकी शिकायतों को सिर्फ राजनीतिक आरोप कहकर खारिज कर सकते हैं? और यही इस मुद्दे की सबसे बड़ी जटिलता है। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है कि कोई बड़ी राष्ट्रव्यापी साजिश का सबूत न हो, लेकिन साथ ही जमीनी स्तर पर जो गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं, जो लोगों का भरोसा तोड़ रही हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिर अगला सवाल यही बनता है कि इस समस्या का दायरा कितना बड़ा है? क्या ये सिर्फ हरियाणा और बिहार तक ही सीमित है? नहीं, हमारे स्रोतों के मुताबिक बिल्कुल नहीं। तो और कहां-कहां? ऐसी ही शिकायतें महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और पश्चिम बंगाल समेत कई दूसरे राज्यों से भी सामने आई हैं। हो सकता है हर जगह पैमाना अलग अलग हो, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन ये एक स्थानीय समस्या तो नहीं लगती। क्या इन शिकायतों में कोई और पैटर्न भी हैं? मतलब क्या किसी खास वर्ग के लोगों के नाम ज्यादा हटाए जा रहे हैं? हाँ, और ये इस विश्लेषण का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है। बताइए। स्रोतों में ये बार बार पाया गया कि जिनके नाम ज्यादा हटे वे अक्सर समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले लोग थे। जैसे गरीब परिवार, प्रवासी मजदूर, किराए के मकानों में रहने वाले लोग और कई मामलों में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग। लेकिन ऐसा क्यों? इन्हीं समूहों के नाम ज्यादा असुरक्षित क्यों हैं? इसके कुछ व्यावहारिक कारण हैं। प्रवासी मजदूर या किराएदार अक्सर पता बदलते हैं तो उनके रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाते। हाँ, ये तो है। गरीब परिवारों के पास अक्सर दस्तावेजों को हर समय अपडेट रखने के संसाधन नहीं होते, और चूंकि ये वर्ग राजनीतिक रूप से कम संगठित होता है तो उनकी आवाज आसानी से अनसुनी कर दी जाती है। तो चाहे ये जानबूझकर हो या व्यवस्था की लापरवाही से, असर सबसे ज्यादा कमजोर तबकों पर ही पड़ता है। बिल्कुल। एक और हैरान करने वाली बात हमारे स्रोतों में थी। कुछ बूथ पर वोटिंग प्रतिशत में अचानक 20 से 25% की बढ़ोतरी, जबकि वहाँ उतनी भीड़ भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है, और इसीलिए ये शक पैदा करता है। चुनाव अधिकारी इसकी तकनीकी वजहें बता सकते हैं, जैसे डेटा अपडेट में देरी, लेकिन जब जमीनी हकीकत और आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर दिखे तो ये प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल तो खड़े करता ही है। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें, हरियाणा, बिहार, ब्राजीलियन मॉडल, दूसरे राज्यों की शिकायतें, तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है, इन सभी गंभीर गड़बड़ियों के बावजूद इस बात का कोई ठोस राष्ट्रीय स्तर का सबूत अभी तक नहीं है जो साबित करे कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर संगठित वोट चोरी हो रही है। मतलब समस्याएं हैं, पर उनका स्तर कितना बड़ा है ये साफ नहीं है। सही कहा, समस्याएं बहुत गंभीर हैं, लेकिन उनकी प्रकृति क्या है इस पर स्पष्टता नहीं है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि जब तक बड़े पैमाने पर धांधली साबित ना हो तब तक चिंता की कोई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, और यहीं आकर इस चर्चा का सार टिकता है। हमें ये याद रखना होगा कि लोकतंत्र में अगर एक भी नागरिक का नाम गलत तरीके से हटाता है तो ये उसके अधिकार की चोरी है, चाहे एक व्यक्ति हो या 1 लाख। सैद्धांतिक रूप से ये उतना ही गंभीर है, क्योंकि ये उस नागरिक का व्यवस्था पर से भरोसा तोड़ देता है। तो इन सब तथ्यों और दावों के बीच एक आम नागरिक कहाँ खड़ा है? उसके लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ चुनाव आयोग या राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं रह सकते। यहीं से एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी शुरू होती है। तो एक नागरिक के तौर पर वो कौन से ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं? हमारे स्रोतों में कुछ सुझाव दिए गए हैं। जी, और ये बहुत आसान है। सबसे पहला और जरूरी कदम, चुनाव का इंतजार मत कीजिए। तो क्या करें? आज ही ऑनलाइन जाकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना और अपने परिवार का नाम वोटर लिस्ट में जांचिए। मुश्किल से 5 मिनट का काम है। ठीक है, ये तो हुआ पहला कदम। दूसरा है एक आलोचक की तरह सोचना। किसी भी दावे पर, चाहे वो किसी भी नेता का हो या व्हाट्सएप फॉरवर्ड, आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। प्रमाण मांगिए, तथ्यों की जांच कीजिए। बिल्कुल। और तीसरा कदम है अपने आसपास के प्रति जागरूक रहना। मतलब? अपने मोहल्ले या गांव में पता कीजिए कि इस बार वोटर लिस्ट से किसका नाम हटा है, किसका नया जुड़ा है। अगर कुछ भी असामान्य लगे तो आवाज उठाइए,
अपने स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कीजिए। ये जमीनी स्तर की सतर्कता ही किसी बड़ी गड़बड़ी को रोक सकती है। हाँ, अंत में लोकतंत्र की असली ताकत कोई संस्था नहीं बल्कि नागरिक खुद है। बिल्कुल सही। अपने वोट का सम्मान करना और ये सुनिश्चित करना कि दूसरे भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके, ये हम सब की साझा जिम्मेदारी है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि वोट चोरी का मुद्दा बेहद जटिल है। इसमें राजनीतिक आरोप भी हैं, व्यवस्था की खामियां भी हैं और नागरिकों की सच्ची शिकायतें भी। ये एक धुंधली तस्वीर है जहाँ सच और झूठ एक दूसरे में लिपटे हुए हैं और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और यहीं पर हम आज की बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। हाँ, हमारे स्रोत हमारे सामने आरोप और प्रक्रिया के बीच की एक लड़ाई पेश करते हैं, लेकिन शायद असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या वोट चोरी हो रही है, बल्कि ये है कि एक लोकतंत्र में गलती का कौन सा स्तर स्वीकार्य है, जिसके बाद वह एक पैटर्न जैसा महसूस होने लगता है। वो कौन सी रेखा है जब गलतियों की एक श्रृंखला सिर्फ गलतियां न रहकर एक व्यवस्था का चरित्र लगने लगती है। ये एक सोचने वाली बात है।